हेलो एवरीवन, स्टार आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड वन लाइनर करेंगे। हम लोग टॉपिक पूरा जो है कर चुके हैं। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो हम इसके अंदर कवर कर देंगे। हमारा प्रेसिडेंट का जो है लक्ष्मीकांत से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रिवीजन को। वो इज़ द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। भारत में संघ कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? भाई राष्ट्रपति। अगर संवैधानिक मुखिया पूछा जाए तो राष्ट्रपति। अगर रियल हेड यानी कि वास्तविक मुखिया पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद वो इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। और इनके अंदर कौन कौन वोट दे सकते हैं? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, तीनों के जो है निर्वाचित सदस्य इसके अंदर भाग ले सकते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम लाइक। राष्ट्रपति के चुनाव का सिस्टम कैसा होता है? प्रेफरेंस दे के हम लोग जो है चॉइस के हिसाब से सदस्य जो है वोट करते हैं। किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं किया जाता। हर एक सदस्य हर एक प्रेसिडेंट को वोट करता है प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से। तो वो होती है एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, यानी कि बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट एज इज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट। कितनी उम्र होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए? 35 साल। उसके बाद है व्हिच डिसीजन इज कंसिडर्ड फाइनल इन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। राष्ट्रपति के चुनाव के किसी विवाद में किसका निर्णय अंतिम माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट का। अगर कोई भी विवाद हो जाता है उनके चुनाव से रिलेटेड तो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देंगे वही अंतिम माना जाएगा। उसके बाद है हाउ मेनी प्रपोजल्स शुड बी देयर फॉर द प्रेसिडेंट्स नॉमिनेशन। राष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए कितने प्रस्ताव होने चाहिए? 50 तो जो है वो प्रस्तावक होने चाहिए, जो प्रस्ताव लेकर आए कि हमें ये राष्ट्रपति चाहिए, प्लस 50 सेकेंडर्स जो होने चाहिए, यानी कि 50 की और भी सदस्यता मिलनी चाहिए। उसके बाद है व्हेन ए डिपॉजिट ऑफ 15,000 given by a candidate to the Reserve Bank of India is forfeited to become the president। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 15,000 रुपये की राशि दी जाती है वो राशि कब जब्त कर ली जाएगी? जब कोई उम्मीदवार पूरे मतदान का अगर 1/6 वोट भी हासिल नहीं कर पाता है तो। उसके बाद है बाय वूम इज द प्रेसिडेंट स्वॉर्न इन। राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? हमने पढ़ा था किसके द्वारा दिलाई जाती है? बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद है बाय विच प्रोसेस कैन द प्रेसिडेंट बी रिमूव्ड बिफोर हिज टर्म। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा उनके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है? महाभियोग यानी कि बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद है एक्यूजेशंस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि जो महाभियोग के आरोप होते हैं अगेंस्ट द प्रेसिडेंट कैन बी मेड बाय विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट के किस सदन द्वारा महाभियोग के आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लगाए जा सकते हैं? किसके द्वारा? बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन द्वारा। यानी कि राज्यसभा भी आरोप लगा सकती है और जो है लोकसभा भी आरोप लगा सकती है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एनी हाउस मस्ट बी साइन टू एक्यूज द प्रेसिडेंट फॉर इम्पीचमेंट। महाभियोग के आरोप लगाने के लिए किसी भी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? सिर्फ आरोप लगाने के लिए 1/4 यानी कि 1/4 जो है सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर मान लो आरोप लगाते हैं तो सिर्फ आरोप के लिए सदन के किसी भी सदन से जब महाभियोग के आरोप के लिए प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी कि जब आरोप लगाए जाते हैं किसी भी सदन द्वारा तो उसी सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी डेज नोटिस मस्ट बी गिवन टू द प्रेसिडेंट फॉर द इम्पीचमेंट प्रोसेस। जब महाभियोग प्रक्रिया होती है तो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले जो है नोटिस दिया जाना चाहिए? 14 दिन पहले। हाउ मच मेजोरिटी ऑफ एनी हाउस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिडेंट टू बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने के लिए किसी भी सदन का कितना बहुमत जरूरी होता है? तो 2/3 जो है बहुमत जरूरी होता है। यानी कि दोनों सदनों में से जितनी भी सदस्यता होती है तो दोनों सदनों का 2/3 हिस्सा जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद है वो टेक्स ओवर एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट।
जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनके राष्ट्रपति के पद पर जो है कौन पदभार उनका संभालता है? उपराष्ट्रपति। उसके बाद है इन वूज नेम आर ऑल द एक्शंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट डन। भारत सरकार के सारे काम जो किसके नाम पर होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। उसके बाद है भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है जो अनुसूचित जाति और जनजाति होती हैं, अगर उनके सिचुएशंस को इन्वेस्टिगेशन करनी है और कोई आयोग, कोई कमीशन का गठन करना, तो वो भी कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद है 18वां क्वेश्चन है कि वो प्रेसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। संयुक्त बैठक बुलाएंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बुला सकते हैं संयुक्त बैठक को, लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्य। ये रह गया था हमारा बताना, जो कि जो राज्यसभा के अंदर होते हैं वो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, और लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन जो है कम्युनिटी से वो मनोनीत कर सकते हैं। 12 मेंबर्स जो है 4 फील्ड में स्पेशल नॉलेज रखने वाले लोगों को किया जाता है, जो कि लिटरेचर से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, आर्ट एंड सोशल साइंस से हो सकते हैं। इन 4 ये जो फील्ड है इनमें स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उन बंदों को, तो उनको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जो खेल कूद वगैरह है वो आर्ट के अंदर ही आता है। उसके बाद है फ्रॉम विच कम्युनिटी कैन द, ये वही है कि किस समुदाय से जो है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों नामित करता है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। उसके बाद है इन वोज कंसल्टेशन कैन द प्रेसिडेंट डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई मेंबर है उसकी अयोग्यता पर अगर प्रश्न उठता है तो उसके बारे में जो राष्ट्रपति हैं वो निर्णय ले सकते हैं। किसकी कंसल्टेशन पर? जो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो उनको परामर्श देगा, तब जाके वो किसी की अयोग्यता पर निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद है हाउ लॉन्ग कैन द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट बी वैलिड। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश कब तक वैध हो सकता है? 6 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक, यानी कि 6 सप्ताह तक भी हो सकता है। अगर दोनों के दोनों जो राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, दोनों सदनों की रीअसेंबली इकट्ठी नहीं होती है तो जो है 6 महीने तक का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों के बीच में 6 महीने का अंतर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ बिल कैन नॉट बी सेंट टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। किस प्रकार के बिल को संसद में राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता? कौन सा ऐसा बिल होता है? मनी बिल, यानी कि जो धन विधेयक होता है वो। उसके बाद है वित्त आयोग का गठन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन का। हर 5 साल के अंदर प्रेसिडेंट द्वारा फाइनेंस कमीशन का जो है गठन होता है। किस लिए करते हैं? ताकि सेंटर और जो यूनियन है उनके बीच में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। उसके बाद है वो अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जो जजेज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके बाद है भारत के रक्षा बलों यानी कि डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? वो भी राष्ट्रपति होते हैं। और जो ये है क्या कहते हैं, सुप्रीम कमांडर तो होते ही होते हैं, और जो हमारी एयरफोर्स है, नेवी है या फिर आर्मी है, उनके चीफ को जो है यही नियुक्त करते हैं। उसके बाद है अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट इम्पोज नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं? अनुच्छेद 352, यानी कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल किसके कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? 360। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट्स रूल होता है वो किस अनुच्छेद के तहत इम्पोज किया जाता है? 356 और 365 दो होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपने लिए जो है 2 आर्टिकल को रखते हैं, 356 और 365। उसके बाद है विच वीटो इज नॉट एंजॉयड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट। भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा कौन सी वीटो शक्ति प्रयोग नहीं की जाती? ये होते क्वालिफाइड वीटो, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है बट हमारे राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। क्योंकि जब कोई भी बिल पारित होता है पार्लियामेंट से
तो वो आता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति क्या है, उनको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो रिकन्सिडरेशन के लिए मान लो भेज दिया, तो पार्लियामेंट उसी जो है मेजोरिटी से दोबारा से वो राष्ट्रपति के पास भेज सकती है और उसके ऊपर सहमति देनी जो है अनिवार्य हो जाती है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका के अंदर जो है सामान्य बहुमत से काम नहीं चलता, उनके अंदर हाई मेजोरिटी चाहिए होती है। हमारे जो सामान्य बहुमत होता है और यहाँ पे क्या होता है, क्वालिफाइड वीटो के अंदर जो है हाई मेजोरिटी जो है हाई मेजोरिटी से जो है क्वालिफाइड वीटो को जो निलंबित किया जा सकता है, मतलब कि उसको अधिकृत समाप्त कर लेते हैं, समाप्त कर देती है पार्लियामेंट। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा क्वालिफाइड वीटो जो है यूज़ की जाती है। फॉर विच बिल वॉज द एब्सोल्यूट वीटो यूज्ड बाय प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किस बिल के लिए निरपेक्ष वीटो का इस्तेमाल किया था? ये किया था पेप्सो एप्रोप्रिएशन बिल। पेप्सो एप्रोप्रिएशन बिल जो था उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो के तहत जो बिल था वो अपने पास रख लिया था, यानी कि सहमति रोक दी थी। पेप्सो का मतलब है जो पटियाला है, द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स ऑफ यूनियन, यानी कि जो पंजाब के अंदर देखो ये दिख रहा है ना, ये पेप्सो लिखा, ये पहले इस तरीके से जो है 8 प्रिंसली स्टेट्स का यूनियन था पेप्सो स्टेट जो है 8 प्रिंसली जो स्टेट्स हैं उनका यूनियन, उनको मिलाकर उनको कंबाइन करके बनाया गया था। उसके बाद 1956 तक आते आते ये पंजाब के अंदर बिल्कुल मर्ज हो गया था। उसके बाद जो है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जो है ये इस तरीके से अलग होने के बाद जो हरियाणा के अंदर जो महेंद्रगढ़ है, चरखी दादरी है, जींद जिला, ये पेप्सो का ही एक भाग है। पेप्सो का भाग था, कुछ पंजाब के अंदर आ गया और कुछ हिमाचल प्रदेश के अंदर चला गया। उसके बाद है वट वीटो वॉज यूज्ड बाय आर वेंकटरमन इन 1991 के अंदर जो आर वेंकटरमन हैं उनके द्वारा कौन सी वीटो का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था एब्सोल्यूट वीटो। वही निरपेक्ष वीटो का प्रयोग जो है आर वेंकटरमन ने भी किया था। किसके रिस्पेक्ट में किया था? ये जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, उनके जो वेतन और भत्ते होते हैं, उनके जो पेंशन होती है, सैलरी होती है, उसके अमेंडमेंट के उसके लिए जो है एक अमेंडमेंट बिल जो है वो पारित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसके जो है रिस्पेक्ट में इन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था, सहमति को रोक दिया था। उसके बाद है विच वीटो एंड्स व्हेन एनी बिल कम्स टू द प्रेसिडेंट आफ्टर रिकन्सिडरेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। बताया था कि पार्लियामेंट से रिकन्सिडरेशन होने के बाद दोबारा से पुनर्विचार के लिए वो नहीं भेज सकते, तो पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को साइन करना ही करना पड़ता है। तो वो कौन सी वीटो समाप्त हो जाती है? सस्पेंसिव वीटो। जो संदिग्ध वीटो होती है ना वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि सस्पेंसिव वीटो तभी तक यूज़ कर सकते हैं जब तक वो एक बार पार्लियामेंट के अंदर बिल को भेज दें। दोबारा से अगर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए आ गया तो उनको साइन करना ही पड़ता है। तो सस्पेंसिव वीटो जो है पार्लियामेंट द्वारा राष्ट्रपति की जो है समाप्त कर दी जाती है, अधिकृत कर ली जाती है। उसके बाद है For what kind of bill the Indian president cannot use the suspensive veto? किस तरह के बिल के लिए भारतीय राष्ट्रपति संदिग्ध वीटो का उपयोग नहीं कर सकते? तो वो होता है मनी बिल, क्योंकि राष्ट्रपति जो है मनी बिल यानी कि धन विधेयक को रिकन्सिडरेशन के लिए तो भेज ही नहीं सकते। जब रिकन्सिडरेशन के लिए भेज ही नहीं सकते तो सस्पेंसिव वीटो क्या हुई? सस्पेंसिव वीटो तो वही होती है ना जो दोबारा से रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया। सस्पेंसिव वीटो तो कहते हैं उसी जो है रिस्पेक्ट में यूज़ की जाती है। What type of veto was used by जैल सिंह with respect to the Indian Post Office Bill? इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल जो राजीव गांधी के टाइम पर राजीव गांधी की जो सरकार ने है उसने जो है पारित करवाया था, तो उसके संबंध में जैल सिंह ने कौन से जो है वीटो का प्रयोग किया था? वो किया था पॉकेट वीटो। इन्होंने अपनी पॉकेट के अंदर ही बिल रख लिया था, उसके ऊपर कोई सहमति जो है नहीं दिखाई थी। उसके बाद है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज एनी वीटो पावर इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। किस संवैधानिक संशोधन कानून के तहत राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन बिल के संबंध में किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत होता है? ये 24वें संविधान संशोधन 1971 का जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत जो राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक संशोधन बिल के संबंध में कोई भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, उनको सहमति देनी ही पड़ती है। उसके बाद 36वां क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट के किस मामले के तहत अध्यादेश के जरिए
कानून बनाने की असाधारण शक्ति का इस्तेमाल राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता। तो ये जो है वो डीसी वाधवा केस, डीसी वाधवा केस में क्या कहा गया कि 1987 में जो है डीसी वाधवा केस ने कहा कि कोई भी जो ऑर्डिनेंस है वो जारी करते हैं, जो प्रेसिडेंट जो जारी करते हैं ऑर्डिनेंस अध्यादेश है, तो वो कोई भी लेजिस्लेटिव पावर का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। यानी कि जिस तरीके से पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके कोई सब्स्टिट्यूट के रूप में जो है ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता। ये नहीं कि आप लोग जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति जो है बार बार उसी ऑर्डिनेंस को जारी रखता जाए। जिस तरीके से बिहार के अंदर बिहार के गवर्नर ने क्या किया था 1967 से लेकर 1981 तक, 1967 से लेकर 1981 तक यानी कि 14 साल तक एक ही ऑर्डिनेंस को जारी रखा था। 256 बार जो है उन्होंने ऑर्डिनेंस लगातार लगा दिया था। तो इससे क्या हुआ कि वो तो एक्टिव बन गया भाई, 14 साल तक ऑर्डिनेंस रखा उन्होंने तो ये तो एक्टिव बन गया। तो डीसी वाधवा केस में कहा गया कि कोई भी सक्सेसिव इसका जो है रिपीटेशन नहीं होगी, जो ऑर्डिनेंस होगा वो सक्सेसिव रिपीटेशन नहीं होगी। ये एक जो है पार्लियामेंट के अंदर जो बिल बनता, जो एक्ट बनता है उसके जो है सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं देखा जा सकता कि एक्ट तो बना नहीं तो आप ऑर्डिनेंस को जारी कर करके एक्ट बना दो, इस तरीके से नहीं हो सकता। उसके बाद है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन टू द ऑर्डिनेंस इज जस्टिसेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड। यानी कि अगर मान लो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद मान लो उनका कोई और इरादा हो, दुर्भावनापूर्ण जो इरादा है, अगर उन्होंने कहा कि कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनके ऊपर जो है क्वेश्चन उठाया जा सकता है कोर्ट के अंदर, तो वो है जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का। उसके तहत क्या कहा गया कि जस्टिसेबल होगा इनका ऑर्डिनेंस। यानी कि अगर मान लो कोई भी गड़बड़ मिलती है, अगर कोई भी किसी बुरी इरादे से अगर इन्होंने ऑर्डिनेंस को जारी किया है तो इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। उसके बाद है इन विच केसेस कैन द प्रेसिडेंट पार्डन द गिल्टी पर्सन सेंटेंस। यानी कि किन मामलों में राष्ट्रपति दोषी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। नंबर 1, पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट ए यूनियन लॉ। एक संघ कानून के खिलाफ अगर अपराध होता है उसके लिए अगर सजा दी गई हो तो राष्ट्रपति जो है माफ़ कर सकता है। नंबर 2 पर है पनिशमेंट बाय कोर्ट मार्शल, यानी कि कोर्ट मार्शल जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं उनके द्वारा अगर सजा दी गई हो तो। उसके बाद है डेथ सेंटेंस, अगर मौत की सजा दी हो तो। इन 3 मामलों के अंदर जो है राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो सजा को माफ़ करे या कम करे, जो भी करे वो उनके पास पावर होती है। उसके बाद है 39, विद व्हाट पावर कैन द प्रेसिडेंट फॉरगिव द पनिशमेंट ऑफ ए गिल्टी पर्सन कम्प्लीटली। यानी कि कम्प्लीटली किसी की अगर सजा को माफ़ कर दिया गया तो वो कौन सी तो कहलाएगी पार्डन। पार्डन मतलब क्षमा, इनकी पूरी तरीके से ही क्षमा कर दिया तो वो पार्डन के अंदर आएगी। उसके बाद है What type of power does the president use to convert capital punishment to life imprisonment? इनकी किस टाइप की पावर जो है प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं जो डेथ सेंटेंस होते हैं, डेथ सेंटेंस को मान लो अगर आजीवन कारावास के अंदर बदल दिया जाए, अगर मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसको कम्यूटेशन बोलते हैं। वो पावर उनकी कम्यूटेशन कहलाती है, विनिमय यानी कि एक्सचेंज हो गया। विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कम्यूटेशन यानी कि उसके जो डेथ पनिशमेंट है, मृत्यु दंड है, उसको आजीवन कारावास में एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, राहत दे दी उनको। उसके बाद है व्हाट इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट। किसी भी जो सज़ा है उसकी प्रकृति को बदले बिना अवधि को कम करना, यानी कि 4 साल की अगर इम्प्रिजनमेंट है तो उसको 2 साल की सज़ा कर देना। वो कौन से जो है शक्ति होती है, उनकी कौन सी पावर होती है, रिमिशन की। यानी कि रिमिशन की पावर के तहत वो जो क्षमा शक्ति होती है इनकी, इसके तहत क्या कर सकते हैं वो कि प्रकृति को बदले बिना ही सजा की अवधि को यानी कि टाइम पीरियड को कम कर दिया, वो रिमिशन होता है। उसके बाद है व्हाट इज़ द पावर कैन बी यूज्ड बाय प्रेसिडेंट टू रिड्यूस द सेंटेंस ओरिजिनली गिवन इन ए पर्टिकुलर केस। किसी पर्टिकुलर केस के अंदर अगर सज़ा दी गई है उस मामले में मूल रूप से जो सज़ा दी गई है उसको थोड़ा सा कम करना, वो कौन सी पावर के तहत आता है,
वो होता है रिस्पाइट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर कोई मान लो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर कोई बंदा है जो फिजिकली डिसेबल है, उसके केस में जो है मूल रूप से जो सजा दी गई है उसको थोड़ा सा हल्का कर देना, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। विच पावर ऑफ द प्रेजिडेंट कैन अवॉइड द डेथ पेनल्टी ऑफ ए गिल्टी पर्सन फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि किसी की डेथ पनिशमेंट को थोड़े टाइम के लिए रोक देना, तो वो कौन सी के अंदर आता है, दंड विराम, यानी कि दंड को थोड़ा सा विराम दे दिया कि भाई आज फांसी नहीं होगी, 10 दिन बाद फांसी होगी, वो चीज़ रिप्रीव कहलाती है, ताकि जो दोषी व्यक्ति होता है वो जो है राष्ट्रपति से क्षमा मांग से या फिर उसके लिए कोई और राहत अगर हो सके तो उसके लिए जो है दंड विराम दे देते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, मैच देखना है भाई किस किस का मैच नहीं है। आर्टिकल नंबर 54 आर्टिकल हम कर चुके हैं। आर्टिकल नंबर 54 के अंदर क्या था, राष्ट्रपति का चुनाव था। 55 में राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका था कि कैसे होता है। उसके बाद है 60 और 123 ठीक है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति है इसके अंदर, लेकिन जो 60 है 60 का हमने याद किया था 60 से ठाठ जो है महाभियोग में तो नहीं हो सकते, अगर उनको हटाएंगे तो उनके ठाठ थोड़ी होंगे। ठाठ कब होंगे, जब उनको शपथ मिलेगी, राष्ट्रपति के पद पर वो बैठेंगे तो शपथ लेते हैं तो 60 में लेते, ये जो है इनका गलत है। उसके बाद है टू वोम डज द वाइस प्रेसिडेंट इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट्स लेजिस्लेशन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसको देता है, लोकसभा के जो है अध्यक्ष को, स्पीकर ऑफ लोकसभा को जो है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना जो इन्फॉर्मेशन वो किसको देता है, जो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना स्पीकर ऑफ लोकसभा को देता है। उसके बाद है ये आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, बताना आपको वीवी गिरी थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे या आर वेंकटरमन थे। इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है केंद्रीय गृह मंत्री थे, आप कमेंट करके बता देना। आपके लिए और क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है या डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर नीलम संजीव रेड्डी। सर्वसम्मति यानी कि निर्विरोध, यानी कि जो निर्विरोध से चुने गए थे जो भी, वो कौन से थे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही, हमने प्रेसिडेंट का टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई और जो है आपकी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।